तो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मैगी शू चैनल में। और मैं आपके लिए फिर से एक प्यारी सी लव स्टोरी लेके आई हूँ, टाइकून लव स्टोरी विद अ क्यूट गर्ल। तो इसमें आपको स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं फ्यूचर में ऐसी आगे स्टोरी और भी लाती रहूँगी। तो गाइस, हीरो हीरोइन का नाम जान लेते हैं। तो हीरोइन का नाम मिस सॉन्गसी होता है एंड हीरो का नाम होता है मिस्टर जियांग शाओ। तो पता चलता है हमारी हीरोइन का शादी हो गया, और वो बहुत ज़्यादा शौक इसलिए होती है क्योंकि वो उस इंसान को जानती भी नहीं थी और उसने शादी कर ली होती है। और वो आदमी बोल रहा होता है कि मैं अब से तुम्हारा पति हूँ और तुम अब से मेरे घर में रहने के लिए आ सकती हो। तो जानते हैं सब कैसे चालू हुआ। हमारी हीरोइन सॉन्ग एक बार में बैठी होती है। सॉन्गसी को पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया है। तो इस चीज़ से वो दुखी होकर क्लब हाउस जाती है, दारू वगैरह पीती है और वहाँ के सबसे हैंडसम लड़के को पकड़ती है, उसे टीज करती है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, क्या तुम मेरे साथ क्लोज आना पसंद करोगे। वो कुछ नहीं बोलता, वो उसे सीधा सीधा किसी कर लेती है एंड दोनों एक दूसरे के साथ नाइट वगैरह स्पेंड करते हैं। उसके बाद सीधे सीन ये देखते हैं कि वो दोनों जाके शादी कर लेते हैं। तो ये हमारी हीरोइन का पास्ट होता है कि उसने कैसे इस आदमी से शादी की होती है और यही सब बता रही होती है अपनी फ्रेंड को। उसकी फ्रेंड बोल रही होती है, क्या तुम पागल हो चुकी हो, अनजान के साथ शादी कर लेना, क्या तुम्हारा दिमाग खो गया है, तुम क्या पागल हो बिल्कुल से, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और साथ साथ तुमने शादी भी कर ली, चलो उसको तलाक दो चल के। लेकिन हमारी हीरोइन सॉन्ग से तलाक देने से मना कर देती है कि वो दिखने में अच्छा दिखता है और वो उसे नहीं लगता कि वो चीटर निकलेगा। उसकी फ्रेंड मिमी बोलती है, अगर तुम्हें इतनी दिक्कत थी तो मैं तुम्हारे लिए और दूसरी ब्लाइंड डेट ढूंढ देती। तभी जो उसका पति होता है उसके लिए वेडिंग रिंग चूज़ करने को बोलता है, कहता तुम्हें जो भी पसंद हो वो देख के बता दो। उसकी फ्रेंड बोलती सबसे बड़ा वाला चूज़ करो, मना कर दिया। उसकी फ्रेंड बोलती क्या तुम पागल हो, तुम दोनों क्लोज आ चुके हो, अब किस बात की शर्म, चलिए से इस बड़ी रिंग को मांग लो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और उसका फ़ोन लेके खुद ही उसकी वाइफ बन के आवाज़ भेज देती है कि हाँ हस्बैंड मुझे ये वाला रिंग चाहिए। तो हमारा हीरो नोटिस करता है कि ये उसकी वाइफ का आवाज़ नहीं है। तभी उसकी पोस्ट पड़ी होती है तो अंदाज़ा लगा लेता है कि उसके हाथ में कौन सी रिंग सूट करेगी मिस सॉन्ग के। इधर सॉन्ग बाइजिंग सिटी में होती है, उसका कोई घर नहीं होता। तो फ्रेंड उसे अपने घर ले आती है मिमी और बोलती सॉन्ग मेरा बड़ा भाई अक्सर इस घर में नहीं आता, तो हमेशा उसका कमरा खाली रहता है, वैसे वो बहुत खड़ूस है तो वो आता नहीं घर पे, तो तुम उसके कमरे में आराम से रुक सकती हो। तभी पीछे पीछे में सॉन्ग का गिफ्ट भी आ जाता है, जहाँ पे दो रिंग्स होती हैं, एक सबसे बड़ी डायमंड वाली और एक छोटी वाली। वो अपने हस्बैंड को मैसेज करती है कि तुमने दो रिंग क्यों भेजा। वो बोलता है एक मेरी लॉयल्टी के लिए और दूसरा सिंसियरिटी के लिए। ये मैसेज देखने के बाद तो हैरान हो जाती है। वो अपने पति से पूछती है कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, बस उतना बताता है शाओ। तो मिमी अपने भाई को फ़ोन करती है और कहती है कि अपने सबसे रिचेस्ट फैमिली में कोई शाओ परिवार का नामो निशान कुछ है भी। उसका भाई कुछ नहीं बोलता, फ़ोन काट देता है। इधर हम एक एक्ट्रेस को देखते हैं जो कि फ़ोटो खिंचवा रही होती है, लेकिन उसकी फ़ोटो अच्छी खींच नहीं रही होती तो वो भड़क रही होती है, जिनका नाम मिस चैन होता है। हमारी हीरोइन सिंपल फ़ोन से उसकी बहुत अच्छे एंगल से फ़ोटो खींचती है। ये देख के मिस चैन को पसंद आ जाता है और वो बोलती है कि तुम ये फ़ोटो मेरे फोटोग्राफर को सेंड कर दो, और ऐसा बोल के निकल जाती है मिस चैन। सॉन्ग उसकी बात सुनती है। फिर इधर हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि मिमी और उसकी मॉम के बगल में बैठी होती है। मिमी की मॉम बोलती है कि तुम मिमी की बहुत ही अच्छी फ्रेंड हो, इस लड़की को देख के बताओ लड़की का फ़ोटो अच्छा है ना। मैं ये फ़ोटो दिखा रही हूँ तुम लोगों को इसलिए क्योंकि मैं अपने बड़े बेटे का शादी करना चाहती हूँ। मिस सॉन्ग बोलती है हाँ अच्छी है, मन के अंदर सोचती है ये लड़की तो बहुत ज़्यादा नक्चड़ी थी और गुस्सैल वाली थी। इसके बाद वो बात कर रही होती है कि तुम्हारे भाई के हिसाब से तो तुम बताते हो कि तुम्हारा बड़ा भाई खड़ूस है, उस हिसाब से वो लड़की ठीक है। फिर उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम अपने पति को वीडियो कॉलिंग क्यों नहीं करती है, और वो मना भी करती है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसका फ़ोन लेके बात बोल देती है। इधर जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है नौकरानी से कि मेरी बहन मिमी को थोड़ी देर के लिए कुछ काम दे, तो कुछ ज़्यादा ही वो फ्री रहती है। इसके बाद वो जब देखता है, जब उसे पता चल जाता है कि उसकी बहन काम कर रही है, तो अपनी वाइफ को वीडियो कॉलिंग करता है और सिर्फ उसने अपने ऊपर एक कपड़ा डाल रखा हुआ था। बोल रहा होता है वाइफ मैं कैसा लग रहा हूँ। ये देख के उसे तो पास्ट का याद आने लगता है कि उसने कैसे उसके साथ नाइट वगैरह स्पेंड की होती है। फिर वो सोचने लगती है कि वो क्या ही सोच रही है। फिर वो बोलती है कि तुम्हें अपने पूरे कपड़े पहन के वीडियो कॉल करना चाहिए। इसके बाद फ़ोन कट करने को बोलती है। फिर वो कहता है ठीक है अच्छा।
और फिर बोलता है आराम से सो जाओ। अगले दिन उसके पास उसे मैसेज आता है कि तुम्हें इनमें से कौन सा केक पसंद है। ये देख के हैरान हो जाती है कि सुबह सुबह क्या है मेरे लिए केक खरीद के लाएगा। उसकी फ्रेंड बताती है कि जो मेरा बड़ा भाई है ना वो आ रहा था, तुम्हें ऐसे जाना होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, उसे पसंद नहीं है कि कोई भी उसकी चीज़ों को टच करे। तो वो अपनी फ्रेंड को कहीं और लेके जा रही होती है मिस सॉन्ग को। इधर बगल वाली कार से पास होता है मिस्टर जिंग साओ। वो अपनी मदर से मिलता है। उसकी मदर बोलती छोटा केक भी लेके आया, बहुत ही अच्छी बात है। फिर मिलवाती है कि इससे मिलो मिस चैन है जिससे हम तुम्हारा शादी करवाएंगे। वो मना कर देता कि मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहता और बोलता है कि मिमी की फ्रेंड कहाँ गई। तो पता चलता है वो दोनों अभी निकल गए कहीं घूमने के लिए। फिर अपनी मॉम को बताता है कि उसने ऑलरेडी शादी कर ली है। उसकी मॉम को तो विश्वास ही नहीं होता। अब वो उस लड़के मिस चैन को बुरी तरीके से बिहेव करता है। ये देख के औरत भी जान जाती है कि ये जो आदमी है जिंग नाम का बहुत ही खड़ूस है, और अपनी मॉम को दिखाता है मैरिज सर्टिफिकेट। ये देख के उसकी मॉम को विश्वास ही नहीं होता कि इसने सच में शादी कर ली है। इधर जो मिमी होती है वो मिस सॉन्ग को एक पार्टी में लेके आई होती है और कह रही होती है यहाँ पे बहुत बड़ा स्टार आने वाला है। वो मना करती है कि उसे स्टार वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपनी लाइफ में ही खुद ही बिजी है। लेकिन उसकी फ्रेंड उसे गिफ्ट पकड़ा के भेज देती है बड़े हैंडसम स्टार के पास। स्टार बोलता है कुछ मेरे लिए शब्द बोलो या तो मुझे हक कर लो जैसा तुम्हें अच्छा लगे। वो हक करना नहीं चाहती थी, लेकिन बीच में वहाँ पे पता नहीं कहाँ से हमारे हीरो मिस्टर जिंग साओ की एंट्री होती है। जिंग साओ को देख के वो जो स्टार होता है वो भी खुश हो जाता है। पता चलता है कि जो स्टार होता है उसको स्पॉन्सरशिप मिस्टर जिंग साओ की कंपनी किया करती थी। और इधर जो हमारी लिटिल सी मिमी होती है सॉन्ग की फ्रेंड, वो तो वहाँ से गायब भी हो जाती है अपने भाई को देख के कि उसका भाई जिंग साओ स्टेज पे आ गया है। सॉन्ग नोटिस करती है कि उसकी फ्रेंड मिमी गायब हो चुकी है, वो पता नहीं कहाँ गई। इधर वो नोटिस करती है कि उसके हस्बैंड के जो बगल में जो बंदा खड़ा है वो दोनों काफ़ी अजीब तरीके से बिहेवियर कर रहे। इधर 2 मिनट के लिए हमारी सॉन्ग सी को लगने लगता है कि कहीं उसका पति गे तो नहीं है, वो लड़कों में इंटरेस्ट तो नहीं लेता कहीं। ये सब देखने के बाद तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। अब वो तो जल्दी जल्दी भाग रही होती है। वो उसे बोलता कहाँ भाग रही हो, साथ में आने को बोला था ना घर पे। और उसे बोलता कार में बैठ जाओ। वो उसे बोलती है कि हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। वो हैरान हो जाता है उसकी बातों से। वो बोलती है कि तुम मेरे लेवल के नहीं हो, तुम बहुत रिच हो और साथ में मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ और हम लोग एक दूसरे के लिए मैच नहीं करते और मुझे तुम्हारे इंटरेस्ट के बारे में पता चल गया। देखिए वो हैरान हो जाता है कि तुम्हारे से क्या मतलब है। और वो समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो बोलता है कि वो स्टार को सिर्फ स्पॉन्सर करता है, उसका कोई अलग रिश्ता नहीं है, उसको लड़कों लोग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है। मैं तुम्हारी तरीके बस नॉर्मल आदमी हूँ, तुम गलत सोच रही हो। इसका तो उसे घर लेके जाता है और बोलता है कि तुम ज़्यादा गलत सलत मत सोचो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं मर्दों में इंटरेस्ट नहीं लेता। और कहता है आपसे 3 रूल्स कि मैं तुम्हारे साथ हर हफ्ते में एक बार घूमने के लिए जाऊँगा और हम लोग अपने रिलेशनशिप को क्लोज बढ़ाएंगे और साथ में एक दिन में एक बार नाइट स्पेंड करेंगे। ये देखने के बाद वो मना करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी इन कंडीशन को पूरी नहीं कर सकती क्योंकि मैं बिल्कुल तैयार नहीं। मिस सॉन्ग ऐसा बोलती है तो उसकी बात को समझता है जिंग। फिर उसे कहीं लेके जाता है। वो उसे बोलती मतलब क्या है और ये जगह कौन सी है। वो बताता है कि अब जो मेरे नाम पे घर है वही घर तुम्हारे नाम पर भी होगा। वो बोलती है तुमने मुझे अपना घर दिया, मेरे पास भी छोटा सा अपार्टमेंट है। वो बोलता है कि मैं औरतों के पैसों को लेता नहीं हूँ, तुम मेरा पैसा खर्च कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारा पैसा नहीं छीनूंगा। उसके इन शब्दों से वह हैरान हो जाती है कि पहली बार कोई ऐसा आदमी मिला जो कि उसकी केयर कर रहा है, उसकी चिंता कर रहा है। वो सब पूछ ही लेती क्या तुम मुझे जानते हो। मन के अंदर सोचता तुम तो मुझे भूल चुकी हो सॉन्ग। फिर कहता नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता। पता चलता है कि जो मिस्टर जिंग था वो पढ़ाई क्या करता था और मिमी हाई स्कूल के टाइम पे अपनी फ्रेंडों को घर पे लाया करती थी। तो जो हमारी सॉन्ग थी ना वो मिमी की हाई स्कूल से ही फ्रेंड थी। तो गर्मियों की छुट्टियों पे वो आया करती थी। तो पहली बार मिस्टर जिंग ने उसे देखा था और वो उसे पहली नज़र में बहुत ही क्यूट लगी थी। इसके बाद हमारी हीरोइन बैठी होती है घर पे। उसकी फ्रेंड मिमी वीडियो कॉल करती कि तुम क्या कर रही हो। वो बोलती कुछ भी नहीं, मेरा हस्बैंड मुझे कहीं लेके जा रहा है नए वाले घर में, तो मैं वहीं शिफ्ट होने जा रही हूँ और इसके अलावा और कहाँ। फिर बोलती है अपने हस्बैंड को कि उसे फ़ोटो शूटिंग भी करनी है तो वहाँ वो जा रही है। वो उसे बोलता है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ताकि तुम्हें जल्दी पहुँचने में मदद हो। इसके बाद वो अपना फ़ोटो वगैरह खींचने लगती है जो भी उसे खींचना होता है। इधर इन चीज़ों को देख के वो पास्ट का याद करता है कि जब
मेरी बहन मिमी अपनी फ्रेंड सॉन्ग को घर लाई थी गर्मियों की छुट्टियों पे। तब जो लिटिल सॉन्ग थी वो गलती से उसका फ़ोटो खींच लेती है, दिखाती कि देखो मैंने तुम्हारा फ़ोटो खींचा, कितना क्यूट है। ये सब चीज़ों को पास्ट में याद कर रहा होता है, प्रेजेंट में स्माइल करता है। इधर जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है उसी जगह पे आ जाता है उसे छेड़ने के लिए कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया, बस मैंने गलती से दूसरी लड़की को किसी तो किया था। और बोलती क्या तुम गधे आदमी, मैंने तुमको बोला ना मैं तुम में अब इंटरेस्ट नहीं लेती, मैं तुमसे ब्रेकअप कर चुकी हूँ। वो समझाता है कि वो फ्यूचर में किसी भी वुमेन के साथ ऐसा नहीं करेगा, वो उसे छोड़ के मत जाए। वो उसे बोलती है कि तुमने मुझे चीट किया, मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, ऑलरेडी मैं अब शादीशुदा हूँ। लेकिन वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, कहता तुम उसी लड़की से कौन ही शादी करेगा, तुम तो बेकार हो, घटिया हो। उसके प्रोफेशन के बारे में, उसके काम के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा होता है। तभी वहाँ पर हमारे हीरो जिंग शॉ की एंट्री होती है, जो कि एक बार में उसके बॉयफ्रेंड को गिरा देता है और पीटता भी है उसे, बोलता है कि चले जाओ यहाँ से। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों हस्बैंड हो वाइफ हो। वो उसका हाथ ही पकड़ लेता, बोलता मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसका पति हूँ कि नहीं। उसके ऊपर कार्ड फेंकता है कि इसमें पैसे हैं, जाके अपना इलाज करवा लेना, अगली बार अगर मेरी बीवी के पास दिखे ना सीधा जेल में पहुँचा दूंगा ज़िंदगी भर के लिए। इसके बाद वो अपने हस्बैंड को सब कुछ सच बता देती है कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, उसने उसको चीट किया, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। क्या तुम मुझसे हेट तो नहीं करते? अगर तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। वो बोलता है फ्यूचर में ऐसी बातें मत करना डिवोर्स की, और मुझे तुम्हारे पार्ट से मतलब नहीं है, मैं फ्यूचर देखता हूँ, प्रेजेंट देखता हूँ। इसके बाद वो जो भी सामान लाई होती है उसे कमरे में फिक्स कर देती है। उसका हस्बैंड बताता आज से हम लोगों का ये नया वाला घर है। वो बोलते हैं हाँ हस्बैंड मुझे पता है, और मिस्टर जिंग साउन ने उसके लिए खाना भी तैयार किया होता। बोलता मुझे टेस्ट करके बताओ कि मेरे हाथ का खाना कैसा है। सॉन्ग बताती है कि तुम्हारे हाथ का जो खाने का टेस्ट है वो जो मेरी फ्रेंड मिमी है ना उसके घर की जो नौकरानी है सेम वैसा ही खाने का टेस्ट आ रहा है तुम्हारा। वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी होती है, वो उसे नहीं बताना चाह रहा होता कि वो मिमी का ही भाई है। पास में पता चलता है कि उसने टेस्टी खाना बनाने के लिए बहुत सारे मीट्स ऐसे ख़राब किए थे, तब जाके वो अच्छा खाना बना पाया था। इसके बाद वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, उसके बगल में बैठ जाती है, बोलती है कि तुम ना मेरी बेस्ट फ्रेंड मिमी के जैसे लगते हो। कभी कभी तुम्हारा चेहरा और मिमी का चेहरा एकदम बहुत मेल खाता है, जैसे तुम लोग भाई बहन हो। और तो डर जाता है इस बातों से। वो बोलती है उफ मैं क्या ही सोच रही हूँ, मेरा पति मिमी अलग अलग है। फिर कहती है कि तुम बाकियों से बहुत अलग हो, बाकी मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते बल्कि तुम बहुत ही अच्छा बिहेवियर करते हो। वो उसकी फ्रेंड की फैमिली के बारे में पूछता है। वो कहती है हाँ उसकी फ्रेंड बहुत अच्छी है, उसकी फैमिली भी अच्छी है, बस एक इंसान को छोड़ के, वो भी उसके बड़े भाई को, क्योंकि बहुत खड़ूस है। फिर क्या तीन बातों को छोड़ो, फिर बोलती है कि मुझे बहुत सारी चीज़ों को कुछ झेलना पड़ा, अब मुझे लगता है कि लड़कियों को पैसा कमाना चाहिए। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ। उसे बहुत सारे प्रॉपर्टी शेयर्स पैसे देता है, गाड़ी की चाबी देता है कि तुम इन्हें खर्च कर लो। वो उसे बताती है कि उसकी ज़िंदगी कुछ ऐसी रही है जैसे जो जहाज़ होता है, जब जहाज़ को चलाने के लिए पानी चाहिए होता है, जब पानी ना हो तो जहाज़ कैसे चलेगा। ऐसे ही जिस आदमी के पास, जिस लड़की के पास पैसा ना हो उसकी ज़िंदगी बेकार होती है। वो सोचता है कि तुम्हें क्या क्या पास्ट में झेलना पड़ा है, और बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अब मदद करूँगा, तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो तुम मुझसे मांग सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वो उसको किसी करने जा रहा होता है, तभी उसकी फ्रेंड मिमी का फ़ोन आ जाता है। तो वहाँ से वो चली जाती है। वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को फ़ोन करता है कि मिमी को आपसे असिस्टेंट बना दो, उसे सिखाओ कि कंपनी का काम कैसे किया जाता है, और काम करते वक्त वो किसी को भी फ़ोन ना कर सके। वो सोचता है वो अपनी वाइफ के साथ क्लोज था, अच्छे खासे समय ने मिमी ने आके उसे बर्बाद कर दिया। इधर मिमी को एक्स्ट्रा काम पड़ रहा होता, अपने भाई के ऊपर गुस्सा आ रही होती कि पता नहीं किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है मुझसे। इधर हमारे हीरो को जो घर आता है तो उसे एक टाई मिलती है, तो बहुत ही खुश होता है। वो अपनी वाइफ को बोलता है कि गले में टाई बांध दे, और बोलता है मुझे टाई बहुत ही पसंद आया, मैं इसे हमेशा संभाल के रखूँगा। वो कहती है अच्छा, बोलती मेरा पति भी सुंदर है, मुझे लगा था कि टाई उसके ऊपर मैच करेगा, अच्छा लगेगा। वो कहता है हाँ मुझे पता था कि मेरी बीवी का कलर बहुत ही अच्छा है। इसके बाद वो घर जाता है। उसकी बहन हैरान हो जाती है कि अभी अभी मैंने अपनी फ्रेंड के साथ यही टाई चूज़ किया था उसके पति को गिफ्ट करने के लिए, और ये मेरे भाई के गले पे टाई क्या कर रहा है। वो कंफ्यूज हो जाती है। उसका भाई बोलता है खड़े खड़े समय बर्बाद मत करो, जो मैं ये चीज़ लेके आया ना फ्रिज में रख दो जाके। वो जब वापस आके देखती है तब तक वो टाई गायब हो जाती है। वो हैरान होती है कि अभी तो उसके भाई ने सेम वही टाई पहन रखा था जो कि उसने मिस सॉन्ग के हस्बैंड को देने के लिए मॉल से लिया था। अभी वो टाई कहाँ
चली गई। उसका भाई बोलता है तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। उसकी फ्रेंड उसे मैसेज करती है कि वह आज अपने पति के लिए खाना बनाएगी, लेकिन मिमी बोल देती है तुम क्यों खाना बनाओगी, चलो हम लोग बाहर खाना खाते हैं चल के। ये बातें सुन के मास्टर जिंग साहब बोलता है कि तुम किसी का भी घर बसने नहीं दोगी मिमी। मिमी भी हैरान हो जाती है कि उसका भाई सच में वाकई बहुत खड़ूस है। जो बातें उसकी फ्रेंड को बोलनी चाहिए वो बातें उसका भाई बोल रहा है। कितनी अजीब बातें। इधर हमारी हीरोइन ने अपने पति के लिए खाना बनाया होता है और बोलती है कि तुम इसे खाना खा लो, मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड मिमी के साथ बाहर खाना खाने के लिए। बेचारा रोक भी नहीं पाता है। वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है और डिनर कर रही होती है। इसके बाद वो घर वापस जाती है तो देखती है कि बाहर उसका इंतज़ार उसका हस्बैंड कर रहा होता है। वो उसे बोलती तुम बाहर कब से खड़े थे। वो बोलता है बस थोड़ी देर पहले घूमने के लिए आया था। वो बोलता है बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तुम्हें भी ठंड लग रही होगी, चलो मैं तुम्हें घर के अंदर ले चलता हूँ। तो उसके पीछे पीछे घर जा रही होती है। आज उसने खाने में पॉइजनस वाले मशरूम खाए होते हैं जिनमें थोड़ा नशा होता है, और उसे अपने हस्बैंड के पीछे पूंछ दिख रही होती है। उसका हस्बैंड बोल रहा होता है तुम्हें इतनी जल्दी है। वो बोलती है हाँ मुझे जल्दी है, और चाकू निकाल लेती कैंची वगैरह। उसके तो होश ही उड़ जाते हैं कि उसकी वाइफ क्या कर इसे समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वो समझ जाता है कि पक्का इल्यूजन में खो चुके, उसे रोक रहा होता है ऐसा मत करो, और डॉक्टर को फ़ोन कर रहा होता है कि डॉक्टर जल्दी से मेरे घर आ जाओ, मेरी वाइफ का तबीयत ठीक नहीं है। तभी उस बीच में वो उसका पैंटी काट देती है। बेचारे के तो होश ही उड़ जाते हैं, और वह स्माइल कर रही होती है कि मैंने तुम्हारी पूंछ काट दी प्यारे हस्बैंड, अब तुम अच्छे से घूम सकते हो। डॉक्टर बताते कुछ नहीं, उन्होंने बस गलती से जहरीले वाले मशरूम खा लिए थे जिसमें इल्यूजन होता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। बस ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने को बोले और आराम करने को बोले। डॉक्टर को बोलता है ठीक है। इधर हमारी हीरोइन की नींद खुलती से सब कुछ यार रात का याद होता है। सोचती वो क्या ही करने जा रही थी। वो उठती है, वो बोलता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है। उसके सामने कैंची ला देता है। वो बोलती है कि वो सच में उसकी गलती थी, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लोबर को नया वापस ला के तुम्हें दे दूँगी। मुझे सच में नहीं उम्मीद थी कि मैं ऐसा करूँगी, बस मुझे कल रात तुम्हारे पीछे पूंछ दिख रही थी। वो बोलता ठीक है कोई बात नहीं। अब उसने उसके लिए खाना भी तैयार किया होता है। मिस संगी देख के काफ़ी खुश होती है। वो उससे बोलता है अच्छे से खाना खाओ, और उसका हस्बैंड जिंगसाओ उसको पानी देता है पीने के लिए कि तुम जितना ज़्यादा पानी पियोगी उतना ज़्यादा तुम्हारा फिगर और तुम ठीक रहोगी और तुमको इल्यूजन भी कम होगा। यही हाल उसकी फ्रेंड का होता है। उसकी फ्रेंड बताती है कि मैंने भी वही पॉइजन वाला मशरूम खाया था, मेरा हालत भी कुछ ऐसा ही है। ये देख के सॉन्ग अपनी फ्रेंड मिमी को बोलती है कि तुम भी अपना पानी पियो। मिमी फ्रेंड बोलती है कि ठीक है मैं अच्छा आराम करी, मुझे थोड़ी देर और आराम करना है। इसके बाद वो उससे बोलती है कि तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए क्यों नहीं ले चलते। वो कहता है मिलवाने के लिए ले चलूँगा। फिर वो मिमी की फैमिली के बारे में पूछता है कि तुम्हें उसके फैमिली के लोग कैसे लगते हैं। वो बोलती है हाँ अच्छे लगते हैं, सिर्फ उसके बड़े भाई को छोड़ के। उसका रीज़न पूछता है क्यों। वो बोलते हैं क्योंकि उसका जो बड़ा भाई है ना मिमी को बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो एक दोस्त होने के नाते अगर मैं मिमी की फ्रेंड हूँ तो मुझे उसके लिए बुरा तो लगेगा ही। फिर उसे बोलता है हमें अपने रिलेशनशिप को क्लोज करना चाहिए, और ऐसा बोल के उसका फेस टच करता है और बोलता है तुम किस बात से डर रही हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और ऐसा बोल के उसे लिप किस करता है। इसके बाद वो उसे बोलती है कि उसे किसी काम से बाहर जाना होगा। फिर बाहर निकल जाती है। फिर वो अपनी फ्रेंड से मिलती है। उसकी फ्रेंड बताती है कि जो उसका बड़ा भाई है वो उसे काम पे काम दिए जा रहा है, और वो काम कर करके मरी जा रही है। वो बोलती है कोई बात नहीं, वो तुम्हारे भले के लिए कर रहा है। अगर तुम असिस्टेंट वाला काम अच्छा सीख जाओगी तो फ्यूचर में तुम अपने भरोसे पैसे कमा सकती हो। देखती है कि उसका हस्बैंड जिंगसॉ घर आ गया। वो उसे एक रिपोर्ट देता है कि ये मेरा रिपोर्ट है जो कि उन्हें तुम्हें बनवा के दिया हॉस्पिटल से कि मैं शादी से पहले किसी और के साथ नाइट मैंने स्पेंड नहीं करी है। ये देख के खुश हो जाती है कि चलो उसका हस्बैंड कितना अच्छा है, वो अपनी लॉयल्टी मुझे दिखा रहा है। इसके बाद वो बोलता है कि हम लोगों को क्लोज आना चाहिए, तो वो भी उसे लिप किस कर लेती है। फिर वो उसके हाथ में उसे गिफ्ट देता है ब्रेसलेट। वो उसे बोलती है हम लोग हस्बैंड वाइफ है, तुम्हें मुझे ऐसे गिफ्ट देने नहीं चाहिए, मैं ऐसी ही खुश हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, हर बात पे गिफ्ट देने की क्या ज़रूरत है। वो बोलता है तो क्या हुआ, मेरा मन है। फिर उसे एक और बड़ा गिफ्ट देता है कि मेरी तरफ से तुम्हें मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। वो खुश हो जाती है, लेकिन वो एक गिफ्ट क्या करती है अपनी फ्रेंड मिमी को दे देती है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि उसमें एक डॉल होती है। मिमी बहुत ज़्यादा खुश होती है उस डॉल को देख के, और बोलती कि तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत अच्छा है, उसने तुम्हें डॉल गिफ्ट करी है, डॉल काफ़ी बड़ी है। उसका भाई आ जाता है, अपने भाई को बताती है कि मेरी फ्रेंड मिस सॉन्ग के हस्बैंड ने उसे इतनी बड़ी डॉल दी, देखो कितनी क्यूट डॉल है ये। उसका भाई सोचता है कि इसे क्या पता है इस बेवकूफ़ को कि जो इसकी फ्रेंड मिस सॉन्ग है वो मेरी बीवी है। फिर अपनी बहन मिमी को बोलता है कि तुम्हें दूसरे के गिफ्ट नहीं चुराने चाहिए,
उस आदमी ने अपनी बीवी को गिफ्ट दिया होगा, ना कि तुम्हें। ये सुनने के बाद तो उसके और ही होश उड़ जाते हैं। इधर वो सामान पैक कर रही होती है, उसका हस्बैंड बोलता है अचानक सामान क्यों पैक करना। वो अपने हस्बैंड को बताती है कि वो जा रही है एक्टर की फ़ोटो क्लिक करने के लिए, तो बिजनेस ट्रिप है तो उसे जाना ही पड़ेगा। वो बोलता है कि वो बहुत ही उसे मिस करेगा। वो बोलती है मुझे पता है कि तुम मुझे मिस करोगे। उसके लिए वो केक भी लेके आया होता है। उस केक को देख के खुश होती है और फिर बोलती है हस्बैंड तुम्हें भी केक को टेस्ट करना चाहिए, तो वो भी केक को टेस्ट करता है। इसके बाद वो उसे छोड़ने के लिए जाता है एयरपोर्ट तक और अपनी वाइफ को बोलता है कि जब तुम प्लेन में चढ़ना तब तुम मुझे मैसेज कर देना, और जब तुम आराम से लैंड कर जाओ होटल वगैरह में तब भी तुम मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें मिस करूँगा। और बोलता तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे मैसेज करना। फिर चला जाता है उसका हस्बैंड। उसकी फ्रेंड्स बोलती है हैंडसम सा बंदा कौन था, और बता देती है कि वो ऑलरेडी मैरिड है। उसके फ्रेंड लोगों को विश्वास नहीं होता है इतनी जल्दी तुमने शादी कर ली। चलो बहुत ही अच्छी बात है। अब वो सीधा जाती है तो एक एक्टर से मिलती है। वो एक्टर भड़क रहा होता है कि इतना समय क्यों लग रहा है फोटोग्राफर्स को आने में। इधर हमारी हीरोइन को देख के उसका ठरकपन चालू हो जाता है उसी एक्टर का। वो बताती है कि वो अच्छी फोटोग्राफर है, फ़ोटो खींचती है, उसका नाम सॉन्गसी है। वो फ़ोटो पर एक क्लिक कर आता है, फिर बोलता है कि तुम मुझे जितना अच्छा जानोगी लड़की उतना अच्छा तुम मेरा फ़ोटो खींच सकती हो, क्यों नहीं तुम आज रात मेरे कमरे में आती हो। वो मिस सॉन्ग को ऐसा बोल रहा होता है, उसके कंधों पे हाथ रख रहा होता है। जहाँ पे वो बोलती है एक्टर जैसा आप समझ रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ और मैं शादीशुदा औरत हूँ। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मुझे ऐसे टच करे। ये सुनने के बाद तो एक्टर पीछे अपना हाथ हटा लेता है। उसकी फ्रेंड बताती है एक्टर की मदद से हम लोगों को 8 मिलियन रुपए मिलने, ये मत भूलिएगा उसकी फ़ोटो अच्छी जाएंगी। वो कह देगा मुझे कोई ऐसे बुली करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगी भी नहीं, भले वो कितना बड़ा एक्टर हो। इधर उसका हस्बैंड उसे फ़ोन करता है, लेकिन वो अपने मन से बोलती है हाँ हस्बैंड मुझे पता है कि तुम मुझे मिस कर रहे हो। फिर सभी लोगों से बोलती है कि वो आज डिनर नहीं कर पाएगी। उसका जो हस्बैंड जिंग साव होता है वो खुश होता है कि उसकी वाइफ ने उसे पहली बार हस्बैंड कहा। वो बोलता है कि तुम अचानक ऐसे बातें क्यों बोल रही थी। वो बताती है क्योंकि एक ठरकी आदमी उसे ज़बरदस्ती डिनर पे बुला रहा था, तो इस तरीके से वो उसे मना करना चाह रही थी। फिर बोलती कि तुम क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे पैंट्स वगैरह धुलने में मदद कर रहा हूँ। ये देख के तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो बोलती है ये काम मैं भी तो खुद कर सकती थी। वो बोलता है तुम मेरी वाइफ हो, इसमें कौन सी बुरी बात है। ये सुन वो तो शर्मा के फ़ोन ही काट देती है। इधर वो मैसेज करती है कि वो आज रात तक घर में आ जाएगी। वो उसका इंतज़ार करता रहता है, जल्दी घर भी आ जाता है उसके लिए। वो नाश्ता भी तैयार कर लेता है। बहुत देर हो जाती है, फिर वो अपना सूट वूट उतार के चुपचाप नाइट वाले कपड़े पहन लेता है। बहुत देर समय हो जाती है। वो अपना बिस्तर भी साफ़ कर लेता है, कहीं पानी पी रहा होता है और बहुत देर तक इंतज़ार करता रहता है। फिर वो उसे बोलती है कि वो आ नहीं सकती क्योंकि उसकी चचेरी बहन का शादी है और मेरे अंकल शादी कर रहे हैं चचेरी बहन का। वो बेचारा परेशान हो जाता है। इधर उसे पता चलता है उसे अपने असिस्टेंट से कि जो उसके जो डीलर है आज उनकी बेटी का शादी है, और वो बताते हैं कि उनकी बेटी की शादी साउथ सिटी में हो रही है। उसे समझ में आ जाता है कि जो उसकी वाइफ जिस जगह में गई है वो भी उस जगह में जा सकता है। इधर उसकी चचेरी बहन बोल रही होती है कि मैं तो शादी कर रही हूँ, तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। वो सोचते उन्हें कैसे बताया अपने घर वालों को कि वो ऑलरेडी शादी कर चुकी है और बाहर घूम रही होती गिरने वाली होती है। तो उसका हस्बैंड उसे पकड़ लेता है। वो अपने हस्बैंड जिंगशाओ को देख के हैरान होती है। वो बोलता है कि तुम ये हैरान होना कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया। उसके अंकल बताते हैं कि हमारे नए पार्टनर मिस्टर जिंगशाओ है, इसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। फिर बोलते तुम गिरी तो नहीं। वो बोलती अंकल मैं ठीक हूँ। अंकल बोलते इनसे मिलो ये जिंगसाओ है, और जिंगसाओ को बताते कि इससे मिलो ये साओसी है। हमारी रिन भी ऐसा दिखावा करती है कि जैसे वो जिंगसाओ से पहली बार मिल रही है। तो ये भी देख के जो जिंगसाओ होता है उसकी मदद करता है कि मुझे भी मिस सॉन्ग से अच्छा लगा मिल के। फिर दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। अंकल बताते हैं कि मिस्टर जिंगसाओ आप बाइजिंग सिटी में रहते हैं ना, वहीं पे हमारी ये बेटी भी बाइजिंग सिटी में रहती है। इसके बाद वहाँ से वो चली जाती है, मेहमानों को गिफ्ट दे रही होती है, ले रही होती है, ये सब कर रही होती है। वो लड़की बताती है कि जो अंकल है ना आपको बहुत देर से घूर रहे हैं, मैंने कब से चीज़ नोटिस कर ली है। वो से चुप कर आती है कि देखो उंगली मत करो उनकी तरफ, और लोग कैंडी खाओ खेलो जाके, इन चक्करों में मत पड़ो, और उसे भगा देती है। फिर बहुत सारे इस तरह से चले भी जाते हैं एंड पार्टी ख़त्म हो जाती है। उसके अंकल बोलते हैं कि देखो आज हमारे जो बड़े डीलर मिस्टर जिंग है वो सबसे आज तक के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो उन्हें हम लोग घर पे रुकवाएंगे, तो तुम उनके लिए कमरा चूज़ करो जाके। मैं बोलती है मिस्टर जिंग आपका ये कमरा है यहाँ पे सब कुछ, अगर कुछ भी ज़रूरत पड़े तो नौकर को बुला लेना। खिसक रही होती है, लेकिन उसका हाथ पकड़ के अपने कमरे में ले जाते हैं और बोलते हैं
कि तुम कब तक अनजान वाला दिखावा करोगी, असलियत में तो हम तुम हस्बैंड वाइफ हैं। और बोलता है कि मैं तुम्हें कब से मिस कर रहा था। वो बोलती है कि वो आइडेंटिटी नहीं बता सकती कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, उसे थोड़ा समय चाहिए तभी वो अपनी फैमिली को बता सकती है कि मैंने शादी कर ली है। तो उसे सीधा लिप किस कर लेता और कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें समय देता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं दिखावा करूँगा कि हाँ हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। इसके बाद वो चुपचाप दादी माँ के पास बैठी होती, दादी माँ बात कर रही होती कि तुम बच्ची बड़ी हो गई हो, तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए, सबकी शादियाँ हो चुकी है, बस तुम ही बच्ची हो। वो कुछ नहीं बोल रही होती और दूर से सारी बातें उसका हस्बैंड जिनसा सुन रहा होता है। उसकी जो कजिन सिस्टर होती बोलती है जो दूल्हे की तरफ से जो गिफ्ट्स आते हैं वो सालियों को गिफ्ट मिलते हैं। अगर जो सालियाँ अपने होने वाले पति के लिए सूट सिलवाती हैं तो उनकी जल्दी शादी होती है और बोलती है कि तुम्हें भी सिलवा लेना चाहिए। वो कहती है अच्छा। इधर वो उसे टेलर के पास जाती, टेलर को बताती है कि इसे सूट सिलवाना है अपने हस्बैंड के लिए। वो बोल रहा है ठीक है, तुम इनमें से कोई कपड़ा चूज़ कर लो। वो कपड़ा तो चूज़ कर लेती है। टेलर बोलते हैं कि क्रोच किस साइड रखना है। ये सुनने के बाद उसे समझ ही नहीं आता कि क्रोच लाइन का क्या मतलब होता है। वो बोलते हैं कि हर आदमी कोई लेफ़्ट साइड रखता है, कोई राइट साइड रखता है, उसे भी समझ में नहीं आता कि इन चीज़ों का क्या मतलब होता है। तो बोलती है कि अब जब मुझे पता चल जाएगा तब मैं आपको मैसेज कर दूँगी, तो आप वैसा ही बना देना। वो कहते हैं ठीक है, मुझे फिर कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम से मुझे बता दो। वो अपने हस्बैंड से मिलने के लिए जाती है, उसका पैंट मांगने की कोशिश करती भी है कि तुमने मेरे कपड़े धुए थे, आज मैं तुम्हारे कपड़े धुलना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद वो स्माइल करता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अभी ला के दे रहा हूँ। और वो अपना बस अंदर गारमेंट्स ला के देता है। ये देखने के बाद तो उसके होश उड़ जाता है, उसे तो उसका पैंट भी चाहिए होता है। वो बोलता है और भी कुछ चाहिए क्या? वो कहती है नहीं, और वहाँ से भाग जाती है सीधे अपने कमरे में और सोचती है ये मिशन तो फेल हो गया। वो कैसे उसका पैंट ले पाएगी और कैसे वो नाप दे पाएगी टेलर को, वो क्या करेगी। फिर उसका जो कपड़ा होता है उसे वापस करने के लिए जाती है, बार बार उसकी पैरों की तरफ देख रही होती है। वो उसे बोलता है और भी कुछ चाहती हो क्या तो तुम मेरे कमरे में आ सकती हो। साफ मना कर देती कि तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वहाँ से भाग लेती, सीधा कट लेती है। वो कहती नहीं नहीं तुम गलत सोच रहे हो। बोलती है कि उसे नींद लगी है और वो जा रही है सोने के लिए। वो उससे अच्छा कहता है ठीक है फिर। इधर वो अगले दिन प्यारी सी ड्रेस पहन के आती है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। जिंगसा उसे देखता ही रह जाता है कि उसकी प्यारी वाइफ सॉन्ग भी बहुत ही क्यूट लग रही है। दादी माँ बोलती है कि आज तुम सिटी वापस जाने वाली हो। वो कहती है हाँ दादी माँ। दादी माँ बोलती है एक लौती बच्ची बच्ची हो जिसका शादी नहीं हुआ। मेरा एक फ्रेंड है और मतलब मेरी एक और बूढ़ी औरत है जिसका एक बेटा है, अभी तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। और उसका नाम बताती है मिस्टर डू और वीचेट आईडी भी जुड़वा देती हैं। इसके बाद हमारी हीरोइन बैठी होती है एयरपोर्ट पे, फ़ोटो वगैरह देख रही होती है जो उसने खींची होती है। उसका फ़ोन गिरने वाला होता है तब भी वो फ़ोन पकड़ लेता है, कैच करता है। उसका हस्बैंड जिंगसा वो उसे बोलता है अब रियल ज़िंदगी में आ जाओ क्योंकि हम लोग रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ है। वो कहती है हाँ। इधर वो उसी बंदे से चैट कर रही होती है जिसको उसकी दादी ने मिलने के लिए कहा होता है शहर में। ये देख के जेलस फील कर रहा होता है जिंग साओ। ये देख के वो अपनी वाइफ को फ़ोन स्विच ऑफ करने के लिए बोलता है कि हम लोग प्लेन में चढ़ने के लिए जा रहे हैं। वो मना भी करती है लेकिन वो गुस्से से देखता है तो वो मान जाती है और फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेती है और फिर उसके कंधे के ऊपर ही सो जाती है। वो थोड़ा जेलस इस बात से होता है कि उसकी वाइफ शादीशुदा होते हुए भी किसी और आदमी से चैटिंग कैसे कर सकती है। फिर दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। फिर वो उसे गिफ्ट देती है कि मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाई थी। फिर दूसरा गिफ्ट निकालती है कि ये दादी माँ के उस बूढ़ी औरत के बच्चे के लिए मैं फ्रेंड लेके आई हूँ मिस्टर डू के लिए। और ये सब गिफ्ट रखती जा रही होती है। फिर मिमी के लिए गिफ्ट निकाल रही होती है। जब वो उसके वीचैट वाले डू के लिए गिफ्ट देखता है तो क्या करता है अपनी वाइफ से बोलता है कि उसे ब्रेसलेट अच्छे लग रहा है तो ब्रेसलेट ले लेगा, और जो ये दूसरा गिफ्ट है तुम उस डू को दे देना। ये देखने के बाद वो कुछ नहीं बोलते, वो कहते कि तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और बोलता है कि मैंने उस ब्रेसलेट को पहन लिया, ब्रेसलेट मेरे हाथ का फिट लग रहा है तो तुम्हें इसे डू को देने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है, वो समझ जाती है कि पक्का ये जेलस फील कर रहा है। फिर बोलती है अगर तुम्हें ब्रेसलेट अच्छा लग रहा है तो तुम ब्रेसलेट ही रख लो। फिर वो लोग एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पे
एक डिनर पार्टी होता है। उसके फ्रेंड्स लोग बोल रहे होते नहीं नहीं तुम्हारी शादी हुई है और तुम अभी भी क्या होने का दिखावा कर रहे हो हमारे प्यारे दोस्त जिंगसाओ, चलो अपनी वाइफ के साथ एक ड्रिंक करो। वो बोलता है उसकी वाइफ ड्रिंक नहीं पीती। तो दोस्त लोग बोलते ठीक है फिर तुम ड्रिंक पी लो और अपनी वाइफ को जूस पिला दो और न्यूली वेड की तरीके रस्म पूरी करो। वो लोग वैसा ही करते हैं, हाथ में हाथ मिला के एक दूसरे के हाथ से वाइन जूस वगैरह पीते हैं। इसके बाद वो काफ़ी नशे में होता है, उसे गुस्से में देख रहा होता है क्योंकि वो डू से बात कर रही होती है और बोलता है कि तुम्हें पता भी है हम दोनों का शादी हो चुका है और इस मैरिज सर्टिफिकेट में लिखा है रूल नंबर 4 की जो आदमी शादी होता है, जो औरत शादीशुदा होती है वो किसी आदमी से मिल नहीं सकती, ना उसे धोखा दे सकती है। वो कहती है मुझे हाँ पता है। और बोलती है अगर तुम जेलस हो तो मैं तुम्हारे लिए अभी उस बंदे को ब्लॉक मार देती हूँ। उसे वीचैट से ब्लॉक कर देती है। ये देखने के बाद तो उसका हस्बैंड खुश हो जाता है एंड वो उसे बाइट कर लेता है। वो बोलता है कि फ्यूचर में तो तुम ऐसा तो नहीं करोगी ना। वो प्रॉमिस करती है कि वो ऐसा नहीं करेगी। वो बोलता है कि तुम मेरे साथ सो, तो मान जाती है। इसके बाद वो बोलता है कि तुमने जो कल रात कहा था बिल्कुल वैसा ही होगा ना। वो बोलती है हाँ वैसा ही होगा, मैं तुम्हें चीट नहीं करी, तुम्हें वो डू नाम का बंदा पसंद नहीं है, मैंने उसे ब्लॉक मार दिया पहले ही। इधर वो कंपनी में काम कर रहा होता है, उसे पता चलता है उसके हेल्पर से कि उसे कुछ फ़ोटो खिंचवानी होगी। तो एक कंपनी का नाम बोलता है, कहता है फोटोग्राफर सॉन्ग सी को बुलवा के लेके आओ, मैं उससे ही फ़ोटो खिंचवाऊँगा। पता चलता है कि वो अपनी वाइफ को बुलवा रहा होता है जिससे उसके वाइफ का जो काम है नाम है और भी बड़े। ये बात हमारी हीरोइन को पता चलती है कि एक बिजनेस टाइकून उसे अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए बुलवा रहा है, उसे जाना होगा। वो बोलती भी है कि उसका एक और क्लाइंट है, उसे फ़ोटो खींचना होगा। लेकिन उसका जो बॉस होता है बोलता है कि तुम्हें वो बिजनेस टाइकून कितना बड़ा आदमी है और तुम्हें ही उसको फ़ोटो खींचने के लिए जाना होगा, टाइम से चली जाना। अब जो एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र होते हैं उसे पता चलता है कि उसकी जगह नई लड़की को भेजा जा रहा है फ़ोटो खींचने के लिए। वो जेलस होती है इस बात से, वो बॉस से कंप्लेन कर रही है। बॉस बोलता है तुम चुप रहोगी, इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि किसको कहाँ भेजा जा रहा है, तुम लोगों को पैसा तो मिल रहा है ना बराबर। इधर वो उसी लड़के से बोलने के लिए जाते हुए सॉन्ग सी से कि जो टाइकून है ना वो आज नहीं आएगा। वो कहती ठीक है फिर अच्छा, और उसकी जगह चली जाती है उसी बिजनेस टाइकून से मिलने के लिए। वो बोलता है कि मैंने जिस फोटोग्राफर को बुलवाया था वो आप नहीं है। वो कहती है कि वो आएगी नहीं मिस सॉन्ग सी। वो कहता है मैं इंतज़ार कर लूँगा। इधर असिस्टेंट जाता बोलता है कि हमारे बॉस जिंगसाओ वेट करें, अभी तक वो फोटोग्राफर क्यों नहीं आई। ये देख के बॉस फोटोग्राफर सॉक्सी को फ़ोन करता है कि तुम क्यों नहीं गई। वो बताती है कि उसे पता चला था कि आज जो बिजनेस टाइकून है वो नहीं आएंगे। फिर जाते उनसे माफ़ी मांगते कि मुझे पता चला कि आज आप नहीं आने वाले, तभी मैं भी नहीं आई और सॉरी बोलती है। वो जैसे उस बंदे का चेहरा देखती है उसके तो होश ही उड़ जाते। पता चलता है कि वो उसका हस्बैंड जिंगसाओ होता है। वो स्माइल करती है, फिर इसके बाद उसका फ़ोटो खींचना चालू करती है और बहुत अच्छी तरीके से उसका फ़ोटो खींच रही होती है और मन के अंदर सोचती है कि उसका हस्बैंड वाकई बहुत सुंदर है, उसका जो फेस है वाकई बहुत अच्छा है। इधर जो बॉस होता है चिल्ला रहा होता है उसके प्रोफेशनल फोटोग्राफर पे कि तुम्हारी वजह से आज मैं इतनी बड़ी है फ़ोटो कंपनी खो देता है, तुम्हारी छोटी सी गलती। इस चीज़ का बदला लेने का फैसला करती है मिस सॉन्ग से। इधर मिस सॉन्ग ने जो भी फ़ोटो क्लिक करी होती है वो देखती है कि वो फ़ोटो सेव ही नहीं हुई और कहाँ चली गई फ़ोटो सारी। वो तो सोचती है अभी इसके अंदर जो कार्ड था वो पड़ा था, वो कार्ड कहाँ चला गया। बॉस बोलते मुझे पता चला तुमने जो कल फ़ोटो खींची थी वो फ़ोटो तुम्हारे पास नहीं है, बताओ कहाँ है। इधर वह प्रोफेशनल फोटोग्राफर बोलती है अगर तुम्हारे पास फ़ोटो नहीं तो तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा। वो बोलती किसने कहा मेरे पास फ़ोटो नहीं है, मेरे पास फ़ोटो दिखाती है कि ये देखो। प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैरान रह जाती है और बोलती है कि ये फ़ोटो कल वाली फ़ोटो से मैच नहीं कर रही। हमारी हीरोइन बोलती है आपको क्या मतलब है इससे। पता चलता है कि उसने देखा कि जो भी उसने फ़ोटो खींची थी जिंगसॉ की फ़ोटो गायब है और वो सिम कार्ड भी गायब है। तो अपने हस्बैंड को दोबारा फ़ोन करती है और बोलती है तुम अच्छे से खड़े हो जाओ, बस तुम मुझे पोज दो, मैं तुम्हारी फ़ोटो खींचती है। उसकी बहुत सारी अच्छी अच्छी एंगल से फ़ोटो खींच लेती है और फ़ोटो तैयार हो जाती है। वो अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलते हैं कि तुमने आज मेरी मदद कर दी। वो उससे बोलता है ये एक्सीडेंट तो हो नहीं सकता, किसी ने जानबूझ के तुम्हारा नाम खराब करने के लिए तुम्हारे कैमरे से कार्ड गायब कर दे जिससे तुम फ़ोटो ना दिखा पाओ। वो कहती हाँ। वो बोलता है मैं तुम्हारी मदद करूँ इस चीज़ में। वो बोलती है नहीं, वो अपनी मदद खुद कर लेगी। वो कहता है ठीक है। फिर पता चलता है ये सब हमारी हीरोइन ने किया होता है। अब प्रोफेशनल फोटोग्राफर सोच रही होती है कि अगर
वो कहेगी कि आज जो फ़ोटो खींची गई है और ये कल वाली फ़ोटो से बिल्कुल मैच नहीं करी। सब लोग शक करेंगे कि उसने कार्ड चुराया होगा और वो गलत भी ठहरा नहीं पाती मिस सोंगसी को। मिस सोंगसी बोलती है आपने मेरे पर गलत इल्ज़ाम लगाया है तो आपको सॉरी बोलना होगा कि मैंने अपना काम किया नहीं। ये देखने के बाद प्रोफेशनल फोटोग्राफर को सॉरी बोलना पड़ता है सोंगसी को। सोंगसी चली जाती है। बॉस बोलता है चुपचाप असली वाला कार्ड दे दो यहाँ पे और चली जाओ जॉब छोड़ के। वो वजह पूछती है। बॉस भी बोलता है मुझे फुटेज से पता चला कि तुमने जो सोंगसी ने जो फ़ोटो खींची थी तुमने उसके कैमरे से वो कार्ड चोरी कर लिया था। वो कहती है ठीक है और सिम कार्ड रख देती है और अपना जॉब भी छोड़ देती है। अगर वो जॉब ना छोड़ती तो उसे जेल हो जाता। इधर से पता चलता है कि उसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर को निकाल दिया गया ऑफिस रूम से। वो समझ जाती पक्का ये मदद उसकी हस्बैंड ने की होगी। उसे मैसेज करती है। वो उसे बोलता है कि ये तो तुम्हारी मदद के साथ साथ कंपनी की भी मदद थी। इससे कंपनी को भी फ्यूचर में आगे घाटा हो सकता था ऐसे लोगों की वजह से। इधर वो अपने फ्रेंड के साथ घूम रहा होता है। उसके फ्रेंड्स लोग बोलते क्लब हाउस चलो ना। वो मना कर देता है क्योंकि उसे आज रात जल्दी घर जाना होता है। इधर हम उसे डू नाम के बंदे को देखते हैं और बोलता है कि आज वो अपनी एक फ्रेंड से मिलना चाहता है। उसका नाम मिस सोंगसी है और वो एक फोटोग्राफर भी है। उसके फ्रेंड लोग बोलते तो उस लड़के के साथ डेट करोगे। वो कहता हाँ डेट तो करना पड़ेगा क्योंकि उसकी दादी और मेरी दादी दोस्त थी और वो लोग चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर शादी कर ले। सोंगसी का नाम सुनते हुए बार में रुक जाता है। इधर हमारी हीरोइन का एक्स बॉयफ्रेंड भी होता है जो कि ये सब नज़ारा देख रहा होता है। वो उसका फ़ोटो क्लिक करके पहुंचा देता है मिस सोंगसी के पास कि तुम्हारा हस्बैंड क्लब हाउस आया है और बहुत ही लड़कियों के पास बैठा हुआ है। वो तुम्हें पक्का धोखा देगा। वो घर आता है। वो बोलती है कि मुझे पता चला कि तुम बहुत लड़कियों के साथ घूम रहे थे नशे कर रहे थे। क्या बात सच है तुम क्लब हाउस गए थे क्या। वो बोलता हाँ वो गया था। बोलती है मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। वो बोलता तुम मेरी बात तो सुनोगी। वो बात सुन नहीं रही होती तो उसके लिए फुटेज मंगवाया था। दिखाता है कि इस फुटेज में देख लो कि मैंने किसी भी लड़के को टच नहीं किया। मैं सिर्फ 1-2 घंटा बैठा रहा हूँ फिर मैं वहाँ से उठ के चला गया हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को टच कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। वो माफ़ी मांगती है कि उसके पहले बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था तब से उसकी शक वाली आदत हो गई है। वो उसे बोलता है कोई बात नहीं। फिर वो उसे खुद से ही लिप किस कर लेती है। इसके बाद का वो सीन देखते हैं जहाँ पे बोलता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में जिसने भी गलत फहमी पैदा करी है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और उसके एक्स बॉयफ्रेंड को कंपनी बुलवाता है। एक्स बॉयफ्रेंड खुश हो रहा होता है और जब वो देखता है कि कंपनी का बॉस कोई और नहीं बल्कि सोंगसी का ही हस्बैंड है और वो इतना बड़ा रईस आदमी टाइकून बिजनेस निकला उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुमने मेरी चुपके से फ़ोटो ली थी ना मैं तुम्हें जेल पहुंचा रहा हूँ हमेशा के लिए। अब तुम आराम की ज़िंदगी जीना और वहीं पे ही लोगों की फ़ोटो खींचते रहना क्योंकि तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना लोगों के बीच में लड़ाई करवाने का। इधर उसकी जो फ्रेंड होती है मिमी होती है वो अपनी फ्रेंड स्वांग से बोलती है कि बहुत समय हो गया तुम अपने हस्बैंड से मुझे कब मिलवाओगी। वो कहती है मैं तुम्हें अपने हस्बैंड से ज़रूर मिलवाऊंगी। इधर वो अपने हस्बैंड के कमरे में जाती है। एक एल्बम गिर जाती है। वो देखती है उस एल्बम में उसका फ़ोटो है मिमी का फ़ोटो है। वो हैरान होती है कि उसके हस्बैंड के कमरे में ये एल्बम क्या कर रही है। और उसे एक और फ़ोटो मिलता है फैमिली फ़ोटो जहाँ पे उसे पता चल जाता है कि जो उसकी फ्रेंड मिमी का भाई कोई और नहीं बल्कि उसका हस्बैंड जिंगसाओ है। अपनी फ्रेंड को भी फ़ोटो दिखाती है। उसकी फ्रेंड बताती है इस फोटो में जो आदमी है वो मेरा भाई है और दादी दादाजी हैं मम्मी पापा भी हैं। वो बोलती है तो फिर आज मैं तुम्हें अपने पति से मिलवाने के लिए ले चलती हूँ। वो उसके पति को देखती है ना तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं कि उसका पति कोई और नहीं बल्कि उसका सगा भाई जिंगसाओ है। वो कुछ बोल पाती है लेकिन जिंगसाओ उसके मुंह में एप्पल ठुसा देता है। हमारी हीरोइन बोलती तुम लोग बातें करो मैं तुम लोगों के लिए जूस लेके आ रही हूँ और ऐसा बोल कर निकल लेती है हमारी हीरोइन सोंगसाई। वो अपने भाई से बोलती है भाई ये सब क्या चल रहा है। उसका भाई बोलता है कि तुम अभी सॉन्ग को सच मत बताना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। वो अभी कुछ भी नहीं जानती। थोड़ा सब कुछ सेटलमेंट होने दो फिर मैं फैमिली को बताऊंगा कि मैंने शादी कर ली। अगर तुम लोग कुछ भी उगला तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूँगा। वो तो डर जाती है क्योंकि वो अपने भाई से डरती थी। इधर सॉन्ग से अपने पति को जूस देती है। उसके पति को स्ट्रॉबेरी का जूस पसंद नहीं होता लेकिन वह अपने बीवी के दिए हुए जूस को पी लेता है। वो उसे ऑरेंज खिलाती है। जो मिस्टर जिंगसा होता है उसे ऑरेंज की मैक पसंद नहीं होती तब भी वो खाता है। वो देख रही होती है उसकी बहन की जो जो चीज़ें उसे पसंद नहीं है जानबूझ के
जो सॉन्ग है वो चीज़ों से खिला रही, लेकिन बेचारा वो खा भी रहा है, क्योंकि उसने इतना बड़ा सच जो छुपा रखा होता है। फिर अपनी फ्रेंड को वहाँ से लेके जाती है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें सबको सच पता चल गया है कि तुम्हारा पति मेरा भाई है, तो तुम भाई को सच क्यों नहीं बता देती। वो कहती मैं भी देखना चाहती हूँ, वो भी मुझसे कब तक झूठ बोलेगा। इधर वो बताती है कि अगर तुमने मुझे फ्यूचर में डिवोर्स दिया तो बदले में कोई तो होना चाहिए ना, जिससे मैं फ्यूचर में शादी कर सकूं। मैंने सुना है कि मिमी का जो बड़ा भाई बहुत ही हैंडसम है, रिच है लेकिन खड़ूस है। तुम बताओ कि मुझे उसका क्रॉस लाइन किस तरफ करवाना चाहिए, लेफ्ट या राइट। मैंने ये गिफ्ट उसी के लिए तैयार किए हैं। ये देखने के बाद तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो उसे बोलता है कि तुम फ्यूचर में किसी से भी शादी नहीं कर सकती और ना मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाला हूँ। हम तुम बस अकेले हैं, सिंपल है, और मैं तुम्हें कभी डिवोर्स दूंगा ही नहीं। फिर उसे बोलता है कि मेरे सामने किसी और लोगों की बातें मत किया करो, वो भी मेंस की खास करके। और इसका तो उसे लिप किस करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ने नहीं वाला, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। वो कहती ठीक है। अच्छा, वो मन के अंदर सोचती है कि तुम मुझे ज़रूर बताओगे कि तुम ही मेरे पति हो और तुम ही मम्मी के भाई हो। इधर वो कंपनी जा रही होती है, उसे मिस्टर डू मिल जाते हैं, बताते हैं कि मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ ने मुझे भेजा है, आज तुम फ्री हो, हम लोग डेट पे चलते हैं। और उसे फ्लावर भी दे देता है। वो तो बस सोच रही होती है। आज तो वो तो गई, क्योंकि पीछे उसका हस्बैंड खड़ा होता है। जिंगशाओ आता है, बताता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर डू, और बताता है मिस्टर डू को कि ये मेरी वाइफ मिस सांसी है, मैंने अभी से 4-5 महीने पहले शादी कर ली है। वो तो हैरान हो जाता है कि शादीशुदा होने के बाद भी दादी माँ ने डेट करने के लिए क्यों कहा मिस सॉन्ग को। और बता देता है मिस सॉन्ग की दादी माँ को कि आपकी तो जो ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब आपकी जो पोती है वो सब मैरिड है। दादी माँ भी फ़ोन कर देती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए वापस आ रही हूँ तुम्हारे शहर में। इधर यही बात उसकी बहन बता देती है अपने भाई को कि जो सॉन्ग की जो दादी माँ है वो आ रही हैं, तुम्हें बच के रहना होगा। इधर हमारी हीरोइन परेशान हो रही होती है कि दादी माँ को कैसे वो सच बताएगी कि उसने शादी कर ली है और वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर चीज़ में मदद करूँगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दादी माँ आ जाती है, बोलती है मैं तुम्हें देख के खुश हूँ, और बोलती है कि तुम मुझे अपने साथ घर ले चलो। वो बताती है कि वो अंकल के जो डीलर नहीं है जो जिंग साहब, उन्हीं के बगल वाले फ्लैट में रहती है और उन्हें घर लेके जाते, उन्हें आराम करने के लिए बोलती है। इसके बाद अगला दिन आता, दादी माँ उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है, जॉब छोड़ने को बोलती है और शादी करने के लिए बोलती है। जो उन्होंने लड़का पसंद किया होता है वो साफ मना कर देती है कि वो शहर छोड़ के नहीं जाएगी, ना अपना वो काम छोड़ेगी, उसे ज़िंदगी बहुत पसंद है और उसने शादी कर ली है जिंगसाओ से। अब बताती है कि जब मेरे माँ बाप मर गए थे तो आपने मेरे पिता की संपत्ति चाचाओं में बांट दी जब मैं 5 साल की थी। जब मैं 9 साल की हुई तो मेरे छोटे चाचा ने मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी, तब भी आपने कुछ नहीं कहा। और जब मैं 12 साल की हुई तो आपने जो मेरी माँ का दहेज था वो भी सब बांट दिया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। आपने मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया। जब आपको लगा कि बिजनेस के लिए मेरा शादी करना ज़रूरी है तो तब आप मेरे पास आए। दादी माँ बोलती तो तुम नफ़रत करती हो हमसे। वो कहती मैं नफ़रत नहीं करती, लेकिन मैं आपको अपनी फैमिली नहीं मानती हूँ। मेरी फैमिली मेरा पति है, वही सब कुछ मेरे लिए, और मेरा बहुत ही अच्छा ख्याल रखता है। दादी बोलती है लेकिन बड़े ही शादी तय करते हैं। वो बोलती है अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मुझे मौका देते कि तुम अपना पति खुद चुनो। फिर दादी माँ वहाँ से चली जाती है और वो हैप्पी होती है कि अब वो अपने हस्बैंड के साथ रह सकेगी। उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम दुखी मत हो, जो मेरे माँ बाप है वो तुम्हारे भी माँ बाप है, मेरी बहन भी तुम्हारी बहन है और मैं तो तुम्हारा हूँ ही हूँ। और मेरे दादा दादी भी तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर करेंगे, वो तुम्हें कभी भी बुरा फील नहीं करवाएंगे। और ऐसे दोनों खुश हो जाते हैं। ड्रामे का एंड भी होता है। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज़।